सीएम पुष्कर सिंह धामी नवनियुक्त वितरण समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी और सीएम धामी चयनित ग्राम पंचायत को लोकसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 6 को स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार 31 मार्च को हो रही थी सेवानिवृत्ति। गेहूं का एमएसपी बढ़ा, अब 2275 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी सरकार। 1 अप्रैल से शुरू होगी खरीद। आयुष्मान योजना में कैंसर रोगियों के लिए 1,66 करोड़ रुपए खर्च, लोगों को मिल रहा मुफ्त इलाज। मौसम बदलते ही बढ़ा वायरल का खतरा, इम्यूनिटी मजबूत करने की कवायद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और देहरादून से इस वक्त की खबर आ रही है, जहां पर चयनित अभ्यर्थियों को आज मिलेंगे नियुक्ति पत्र। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही साथ ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र देंगे धामी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही नियुक्ति पत्र वितरित करते नजर आएंगे। सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, चयनित अभ्यर्थियों को आज मिलेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरित करते नजर आएंगे। सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र देंगे और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपते नजर आएंगे। तो मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सीएम धामी अब नियुक्ति पत्र वितरित करते नजर आएंगे। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपते नजर आएंगे। मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही साथ सहायक लेखाकारों को भी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को भी देंगे। तो आज कार्यक्रम का आयोजन होना है। जो नियुक्ति पत्र है वो वितरित करते नजर आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून से खबर है, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बने हैं शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, और भारतीयों की सूची में जगह मिली है। 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में 61वें स्थान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को स्थान प्राप्त हुआ है। 61वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बने हैं पुष्कर सिंह धामी। और बताया जा रहा है कि पिछले साल की सूची में सीएम धामी 93 नंबर पर थे और अब 61वें नंबर पर हैं। पिछले साल भारतीयों की सूचना में 93 नंबर पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसको लेकर मधु भट्ट राज्य मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विशेष पहचान मिली है। यूसीसी विधेयक जो है पारित कराकर विशेष पहचान बनाई है और सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर पहचान मिली है पुष्कर सिंह धामी को। तो 93वें स्थान से सीधा 61वें स्थान पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक विशेष पहचान मिली है
और ये पहचान यूसीसी विधेयक पारित कराकर विशेष पहचान बना करके देखा जा रहा है कि सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर भी पहचान, एक नई पहचान, एक नए स्वरूप को देखा जा सकता है पुष्कर सिंह धामी के। और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जा रहे हैं उत्तराखंड के, क्योंकि यूसीसी जो विधेयक है वो पारित होने के बाद से और भी ज्यादा मजबूत जो व्यक्ति है वो देखा जा सकता है पुष्कर सिंह धामी को, और एक अहम शख्सियत बनते नजर आ रहे हैं, एक सबसे शक्तिशाली शख्सियत बनते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 93 स्थान पर थे, 93 नंबर पर थे, लेकिन अब चूंकि नंबर है 61वां। और देहरादून से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में बीजेपी का लगातार कुनबा जो है बढ़ता नजर आ रहा है। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं और कई पदाधिकारियों ने थामा है भाजपा का दामन। तो देहरादून से आपको इस वक्त की अहम खबर बता रहे हैं। विधायक रेणु बिष्ट के नेतृत्व में बीजेपी की ज्वाइनिंग हुई और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की ज्वाइनिंग भी कराई है। करीब 2 दर्जन पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में। विधायक रेणु बिष्ट के नेतृत्व में बीजेपी की ज्वाइनिंग देखा जा रहा है। बीजेपी में जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी देखा जा रहा है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी में ज्वाइनिंग चल रही है। लगातार जो कुनबा है, एक तरह का कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो परिवार है, सदस्यता है, वो बढ़ती नजर आ रही है। और इसके साथ ही यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। लगातार ये बढ़त देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। कई पदाधिकारियों ने बीजेपी का, भाजपा का दामन थामा है। साथ ही साथ विधायक रेणु बिष्ट के नेतृत्व में बीजेपी में ये ज्वाइनिंग की गई है और कई पदाधिकारियों ने बीजेपी का दामन थामा है। तो कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है। विधायक रेणु बिष्ट के नेतृत्व में ये ज्वाइनिंग की गई है और सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ज्वाइनिंग कराई है। तो करीब 2 दर्जन से अधिक बताया जा रहा है कि पदाधिकारी जो हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड में बीजेपी का लगातार जो कुनबा है, या कह सकते हैं कि जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। तो पूरी तरह से देखा जा रहा है एक्टिव मोड में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। किसी तरह की कोई भी जो चूक है वो नहीं होने देना चाहती और लगातार अपने जो काम है उस पर लगी हुई है। अपना कुनबा जो है बढ़ाने में लगी हुई है। सदस्यता लगातार देखा जा रहा है कि अन्य पदाधिकारी जो हैं, नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है लगातार। और देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। और विधायक रेणु बिष्ट के नेतृत्व में देखा जा रहा है कि ज्वाइनिंग की गई है और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बताया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में भी ज्वाइनिंग की गई। तो कई पदाधिकारियों ने भाजपा का दामन थामा। विधायक रेणु बिष्ट के नेतृत्व में ज्वाइनिंग की गई है। साथ ही साथ कई लोगों ने, कई जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ज्वाइनिंग किया है भारतीय जनता पार्टी को। और इसके साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ज्वाइनिंग कराई है। तो करीब 2 दर्जन से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर आ रही है लक्सर से, जहां पर बलवाली हाईवे पर शव रखना भारी पड़ गया। 60 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रायसी चौकी प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो लक्सर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर लक्सर पुलिस ने 70 लोगों पर ये केस दर्ज किया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे ने भी पिता की मौत की पुलिस में तहरीर दी थी, जिसको लेकर के आक्रोश देखा जा रहा है। लक्सर से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो शव रखने पर 60 से अधिक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। रायसी चौकी प्रभारी ने मुकदमा दर्ज किया है। आक्रोशित नजर आए हैं परिजन और हंगामा देखा गया। लक्सर पुलिस ने 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।
तो 100 रखने पर 60 से अधिक पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी संख्या भी बताई जा रही है कि 60 से अधिक यानी तकरीबन 70 लोगों पर बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज किया गया है। और लक्सर पुलिस ने 70 लोगों पर यह केस दर्ज किया है। परिजनों ने शव रख करके हंगामा किया, जिसको लेकर के ये देखा जा रहा है कि केस दर्ज किया गया है पुलिस की ओर से। बलवाली हाईवे यानी कि लक्सर बलवाली हाईवे पर शव रखना भारी पड़ गया है और शव रखने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मृतक के बेटे ने भी पिता की मौत की पुलिस में तहरीर दी थी और माना जा रहा है कि तहरीर देने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर के परिजनों ने हंगामा काटा है और पुलिस बल ने 60 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लक्सर से, जहां पर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस भी पहुंची और पुलिस टीम को भी देखा जा सकता है और 60 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। विरोध देखा जा रहा है परिजनों की ओर से भारी संख्या में। लक्सर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। लक्सर बलवाली हाईवे पर शव रखा गया और विरोध जताया गया, जिसको लेकर के पुलिस ने 60 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो भारी संख्या में देखा जा सकता है तस्वीरों के माध्यम से। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक चेन बना करके विरोध जाहिर किया है। रायसी चौकी प्रभारी ने भी देखा जा रहा है मुकदमा दर्ज किया है। 70 से अधिक लोग बताए जा रहे हैं, 70 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। और मृतक के बेटे ने भी पिता की मौत पर पुलिस में तहरीर दी थी। माना जा रहा है कि कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के ये आक्रोश देखा जा रहा है, विरोध देखा जा रहा है। और लक्सर से खबर है जहां पर मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई है। लक्सर और देहात क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल तबाह हो गई। ओलावृष्टि ने किसानों की जो चिंता की जो लकीरें हैं वो बढ़ा दी हैं। बारिश का गन्ने की बुआई पर भी बड़ा ही बुरा असर देखा जा रहा है और पड़ा भी है। इसके साथ ही साथ रबी की फसल पर भी गहरा असर देखा जा रहा है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि जो सब्जियों की फसलें हैं उन पर कोई खास असर नहीं हुआ है, लेकिन जो रबी की फसल यानी कि गेहूं और सरसों, आलू की फसलें जो हैं और गन्ने की जो फसल है उस पर गहरा असर पड़ता नजर आ रहा है और किसानों की जो चिंता की लकीरें हैं वो बढ़ती नजर आ रही है। किसान परेशान हैं। बेमौसम बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश देखी जा रही है। इसके साथ ही साथ ओलावृष्टि भी देखी जा रही है। कहीं पर बिजली कड़कने से भी हादसे भी देखे गए। लेकिन अब चूंकि देखा जा रहा है कि ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, किसान परेशान हैं और इसके साथ ही ओलावृष्टि ने भी किसानों की जो बाधा है, चिंता है वो बढ़ा दी है। लक्सर और देहात क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है और लगातार जो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है वो सटीक साबित होता नजर आ रहा है। तो गन्ने की फसल की बुआई पर भी इसका गहरा जो प्रभाव है वो देखा जा रहा है और लक्सर ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश देखी गई और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी देखी गई। कहीं आंधी तूफान भी देखा गया। लगातार हो रही बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदा है उसको देख करके किसानों की जो लकीरें हैं चिंता की वो बढ़ती नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार और ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तराखंड से सटे राज्यों में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। यूपी, दिल्ली और कई राज्यों में भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। भारी बारिश से लोग परेशान हैं, किसान भी परेशान हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। तो बारिश का गन्ने की बुआई पर भी असर देखा जा रहा है। चूंकि किसान जो है गन्ने की बुआई चूंकि अब शुरू करने जा रहे थे, लेकिन अब इसका असर भी देखा जा रहा है। इसका काफी बुरा असर माना जा रहा है किसानों की ओर से। लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि जो रबी की फसल है, गेहूं की फसल है, उस पर भी इसका गहरा असर पड़ता नजर आ रहा है और आलू की भी फसलों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। सरसों की फसलों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है।
नैनीताल के समीपवर्ती गांव तल्ला बगड़ से कल शाम से खेत में काम करने गई लापता 22 वर्षीय युवती को नैनीताल पुलिस ने देर शाम नैनीताल के एक गेस्ट हाउस से सकुशल बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि कल खेत में काम करने गई युवती को गुलदार के हमले में उठा ले जाने की आशंका के बाद से शुक्रवार देर रात और शनिवार शाम तक राजस्व, पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग की टीम के साथ साथ स्थानीय लोग दिन भर जंगलों की खाक छानते रहे। पुलिस से गायब हुई युवती ने खुद ही अपने को गुलदार द्वारा जानलेवा हमले की कहानी रचकर लोगों को गुमराह करने के इरादे से उसने अपनी चप्पलें, बताया जा रहा है कि मोबाइल कवर और पहने हुए कपड़ों को फाड़कर खेत से 100 मीटर दूर जंगल जाने वाले रास्ते में फेंक दिया और युवक के साथ नैनीताल होटल में रहने के लिए आ गए। वहीं सूचना पर नैनीताल पहुंचे युवती के परिजन युवती को अगवा करने की बात कहकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जबकि मामले में एसडीएम प्रमोद कुमार का कहना है कि युवती का मोबाइल ना मिलने पर उसे भी ट्रेस किया गया तो मोबाइल लोकेशन नैनीताल के एक गेस्ट हाउस में मिली, जहां से देर शाम उसे गेस्ट हाउस दोनों को पकड़ लिया गया और मामले में पकड़े गए युवक युवती से पूछताछ करने के साथ ही साथ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आ रही है ये पूरा किडनैपिंग का मामला है ये, और ऐसी खबर मिली है हमें कि उस वहाँ पर 2 लड़के आए, उन्होंने उसको ज़बरदस्ती उठाया और वहाँ से नीचे ले गए और वहाँ पर उसके कपड़े फाड़े और वहाँ पर बिखेरे और उसके बाद वो फिर तिरछा ले गए, फिर ऊपर ले गए। कोई छोटी गाड़ी आई थी ऊपर, फिर उसमें बैठा के वो इधर को पूर्व दिशा को आए। तो इसके ऊपर किडनैपिंग का मामला होना चाहिए, गैंगस्टर लगनी चाहिए और इसमें कितने इन्वॉल्व हैं लड़के, किन किन की साजिश है। देखिए, कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बगड़ तल्ला में एक युवती को एक जंगली जानवर उठा के ले गया है। तो उसके एवज में फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया गया। फॉरेस्ट विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और साथ ही हमारे राजस्व टीम से तहसीलदार और कानून को पटवारी सभी लोग मौके पर पहुंच गए थे। फिर आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर हम लोगों ने फिर यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम को भी मौके को रवाना किया था ताकि एसडीआरएफ टीम भी मौके पर पहुँचकर सर्चिंग अभियान को चलाए। तो इस प्रकार फॉरेस्ट और आप लोग सब लोग कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम दूसरे एंगल भी विचार किया जा रहा था कि उसका मोबाइल चूँकि मिल नहीं रहा था, तो उसका मोबाइल नंबर लेकर के उसमें एसएसपी सर को हमने यहाँ से लेटर ही भेजा और जिलाधिकारी महोदय को सूचित भी किया। वहाँ से दूरभाष से बताया भी गया कि इनका हम नंबर से ट्रेस करके इसकी सूचनाएँ कलेक्ट करते हैं कि लोकेशन वगैरह कहाँ प्राप्त होगी। और उसमें एसओ मल्लीताल और एसएचओ तलीताल दोनों से भी संपर्क स्थापित किया गया। उसके पश्चात फिर लोकेशन ट्रेस आउट करने के बाद उसके बाद इनको अभी शाम को यहाँ पर पकड़ा गया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की ओर से विकास के दावे और वादे भी जनता से किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता बार बार किए जा रहे वादों से परेशान होकर अब लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का मन बना चुकी है, जिससे सत्ताधारी दल की टेंशन भी बढ़ गई है। और आपको यह भी बता दें कि डोईवाला विधानसभा के सनगांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण भी परेशान है। ऐसे में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। साथ ही गांव में बोर्ड लगातार नेताओं से वोट मांगने और गांव में ना आने की भी अपील भी की जा रही है। ग्रामीणों के इस ऐलान के बाद आनन फानन में अधिकारी ग्रामीणों के पास भी पहुंचे और उन्हें समझाया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीणों की ओर से चुनाव बहिष्कार के पीछे की जो बड़ी वजह है वो ये है कि ग्रामीण बीते लंबे समय से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। साल 2017 की अगर बात कर ले तो साल 2017 में भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सड़क बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को पक्की सड़क की सौगात नहीं मिल पाई है। और अब सनगांव के ग्रामीणों ने अपने गांव की सीमा पर सड़क नहीं है तो वोट नहीं, ऐसा उनका कहना है और नारे भी लगा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 पूरी तरह से बहिष्कार का बैनर भी लगा रहे हैं। ग्राम प्रधान हेमंती रावत ने भी बताया है कि ग्रामीण पिछले लंबे समय से सूर्याधार पुल से सनगांव और 4 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण, सनगांव नहीं कला और 8 किलोमीटर सड़क निर्माण, ढटौली बैंड से रानीखेत 1 किलोमीटर की तकरीबन की सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से
ग्रामीण की जो आवाज है नहीं सुनी जा रही है। बरसात के समय में ग्रामीणों का शहर से संपर्क टूट जाता है, जिसके चलते गांव से ग्रामीण पलायन भी करते हैं और पलायन के आए दिन भी मसले उत्तराखंड से आते रहे हैं। और जो नेता हमारे गांव में वोट मांगने आएगा, ऐसा कहना है ग्रामीणों का, उनको गांव की सीमा से वापस भेज दिया जाएगा। जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी तब तक हम वोट का बहिष्कार करते रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है और अभी हाल में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसेन और थराली प्रखंड की सीमा विनायक धार में 5 किलोमीटर सड़क के लिए ग्रामीणों ने जंगल में भी धरना प्रदर्शन कर दिया है। क्या कुछ है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा की टेंशन ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार ने बढ़ा दी है। दरअसल डोईवाला विधानसभा के सनगांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही गांव में बोर्ड लगातार नेताओं से वोट मांगने व गांव में न आने की अपील भी की जा रही है। ग्रामीणों के इस ऐलान के बाद आनन फानन में अधिकारी ग्रामीणों के पास पहुंचे और उन्हें समझाया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हैं। ग्रामीणों की ओर से चुनाव बहिष्कार के पीछे की बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण बीते लंबे समय से पक्की सड़क की मांग कर रहे हैं। साल 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सड़क बनाने की घोषणा की थी, मगर अभी तक ग्रामीणों को पक्की सड़क की सौगात नहीं मिल पाई है। अब सनगांव के ग्रामीणों ने अपने गांव की सीमा पर सड़क नहीं तो वोट नहीं और लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्ण बहिष्कार का बैनर लगा दिया है। हमारा बहिष्कार तो अभी चलता रहेगा, लेकिन अब जो अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार तक अगर हमारी फाइल पहुंची हुई है, वो हमें बता रहे कि आप अपना अधिकार दें, जो मतदान हमारा अधिकार है उसको दें। लेकिन जब तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोगों ने निश्चित किया है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। हमें जब तक पक्का लेटर में या तो किसी चीज मतलब हमें होना चाहिए कि हाँ हमारी सड़क बनेगी तभी हम वोट देंगे, वरना वोट नहीं देंगे। और उसी जिले में हम लोग बसते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग तो देहरादून में बसते हैं और उन्हीं के निकटवर्ती क्षेत्र में हमारा गांव सनगांव स्थित है। और आज तक 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, हम आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिस कारण यहाँ के लोग अधिकतर पलायन भी कर चुके हैं। मजबूरी बस कुछ लोग गरीब तबके के हैं जो कहीं जा नहीं सकते, उनका जीवन अंधकारमय हो चुका है। हम लोग आए हैं सरकार की तरफ से यहाँ पर और अभी इनको हमने अवगत कराया कि राज्य सरकार की तरफ से प्रकरण भारत सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए भेजा गया है। अब वहाँ से जैसे स्वीकृति आएगी स्टेट गवर्नमेंट से आगे की कार्रवाई की जाएगी और इनसे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। मताधिकार आपका ड्यूटी और राइट दोनों है और उसके माध्यम से आप संतोष व्यक्त करते हैं, उसका प्रयोग जरूर करिए। आपको बता दें कि राज्य को बने 23 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आज भी पहाड़ वासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। पलायन आयोग की रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले तक ये आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही ये आंकड़ा 3,35,841 पहुंच गया है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। वहीं राज्य में सड़क के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विकास के बड़े बड़े दावे भाजपा सरकार उत्तराखंड में कर रही है और राजधानी से
बहुत कम दूरी पर सनगांव है, वहाँ के लोगों की समस्या अगर सरकार नहीं समझ पा रही है, अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, तो लोकतंत्र में जनता के पास विरोध का अपना तरीका है। निश्चित तौर पर वो विरोध दर्ज कराएंगे, लेकिन प्रशासन को और प्रदेश सरकार को सनगांव के लोगों की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। और वहाँ अगर आज तक मूलभूत सुविधाओं नहीं पहुँची हैं उनके पास, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी जो है ये गांव चर्चा में आया था, तब भी वहाँ के लोग जो है अपनी विकास की मांग को लेकर के सरकार के दरवाजे पर पहुँचे थे। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार सनगांव के लोगों की, और ऐसे ही कई गांव हैं उत्तराखंड में जहाँ की जनता अपनी समस्याओं के समाधान की मांग लगातार सरकार से कर रही है, लेकिन आज तक जो है विकास की किरण उन लोगों तक क्यों नहीं पहुँच रही है, ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, किसी भी चुनाव में मतदान का बहुत बड़ा महत्व होता है और मतदान का बहिष्कार करना कोई किसी भी काम का विकल्प नहीं है। सरकार हर गांव में रोड पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है और हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक गांव में रोड पहुंचाने का कार्य चल रहा है। बहुत ही कम गांव ऐसे छूटे हैं जिन तक अभी रोड नहीं पहुंची है, लेकिन जल्दी ही उस गांव में भी रोड जाएगी। लेकिन मेरा अनुरोध ये रहेगा वहाँ के सभी ग्रामीणों से कि मतदान का विरोध करना कोई विकल्प नहीं है, अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए और अच्छी सरकार को चुनना चाहिए। कुल मिलाकर एक तरफ जहां चुनाव आयोग लोगों से अधिक मतदान की अपील कर रहा है, तो दूसरी ओर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव बहिष्कार का फैसला लेना पड़ रहा है। सवाल ये है कि डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दावा करने वाली भाजपा आखिर सनगांव के ग्रामीणों की सड़क निर्माण की मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है? क्या ग्रामीणों का चुनाव बहिष्कार भाजपा के लिए चुनाव से पहले खतरे की घंटी है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।